अस्सलाम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आयशा फातिमा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जो स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको लेक्चर्स कैसे लगते हैं, ठीक है। और अगर जो किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं ताकि मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँ वो चीज़। तो आज हमारा जो लेक्चर है वो है क्लास 11th की जो फिज़िक्स की नई किताब है पंजाब बोर्ड की, उसके चैप्टर नंबर 1 है मेजरमेंट का। उसके जो कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन हैं वो हम लोग सॉल्व करेंगे। 1.7 से लेकर 1.12 तक जो क्वेश्चंस हमारे रहते थे वो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन 1.7 है हमारे पास, हाउ वुड बी द रीडिंग डिफर, यानी कि रीडिंग डिफर कैसे होती है इफ़ द स्क्रू गेज इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ वर्नियर कैलिपर। अगर हम लोग वर्नियर कैलिपर की जगह स्क्रू गेज जो है वो इस्तेमाल करें तो रीडिंग मुख्तलिफ होगी। तो कैसे होगी? टू मेजर द थिकनेस ऑफ अ ग्लास प्लेट, यानी कि अगर हम लोगों ने ग्लास प्लेट की जो थिकनेस मेजर करनी है और उसकी जगह हम लोग वर्नियर कैलिपर की जगह हम लोगों ने स्क्रू गेज इस्तेमाल कर लिया तो जो रीडिंग होगी हमारे पास वो कैसे मुख्तलिफ होगी, ठीक है। तो जो स्क्रू गेज जो है उसकी वजह क्या है कि स्क्रू गेज हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो स्क्रू गेज जो हमारे पास जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज रीडिंग शो करती है वर्नियर कैलिपर से, क्योंकि स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट होता है वो वर्नियर कैलिपर से कम होता है। अब देखें, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट अगर हम लोग मिलीमीटर में लिखें तो 0.01 मिलीमीटर होता है वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट। अब देखिए, अगर हमारे पास 10 पार्ट्स, 1 मिलीमीटर को हम लोगों ने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है तो एक पार्ट को मेजर करना, एक्यूरेटली मेजर कर सकता है वर्नियर कैलिपर, तो वो उस वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट होगा। स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 0.01 मिलीमीटर, यानी कि अगर हमारे पास 1 मिलीमीटर को हम लोगों ने 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है तो 100 पार्ट को जो है एक्यूरेटली मेजर करने की जो कैपेसिटी रखता है वो स्क्रू गेज रखता है, यानी कि स्क्रू गेज जो छोटी से छोटी मेजरमेंट को भी एक्यूरेटली मेजर कर लेता है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो स्क्रू गेज है वो बहुत ज़्यादा प्रिसाइज रीडिंग देता है वर्नियर कैलिपर से। इसके आंसर में भी हम लोग यही लिखते हैं कि जो स्क्रू गेज होता है वुड शो मोर प्रिसाइज रीडिंग देन वर्नियर कैलिपर, ठीक है। स्क्रू गेज जो होता है वो वर्नियर कैलिपर से बहुत ज़्यादा प्रिसाइज रीडिंग देता है, क्योंकि अब देखें कि लीस्ट काउंट जितना कम होता है रीडिंग उतनी ही प्रिसाइज होती है। अब देखें 0.1 मिलीमीटर 0.1 मिलीमीटर 0.01 मिलीमीटर जो है वो 0.01 मिलीमीटर से ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि स्क्रू गेज जो है लीस्ट काउंट स्क्रू गेज का कम है, इसलिए उसकी जो रीडिंग होती है बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होती है। अब और इस वजह से हम लोग ग्लास प्लेट की जो थिकनेस है वो स्क्रू गेज से मेजर करेंगे, क्योंकि अगर हम लोग ग्लास प्लेट की अगर हम लोगों ने थिकनेस वर्नियर कैलिपर से मेजर की तो डेसिमल के बाद हमारे पास 1 डिजिट आएगा। अगर स्क्रू गेज से मेजर की तो हमारे पास डेसिमल के बाद 2 डिजिट आएंगे। स्ट्रक्चर्ड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस को हल करते वक्त आप लोगों ने ये चीज़ जहन में रखनी है कि पहले आप लोगों ने आंसर लिखना है, उसके बाद उस आंसर का रीज़न भी लिखना है कि अगर हम लोगों ने ये आंसर लिखा है तो उसकी वजह क्या है, उसका रीज़न भी एक्सप्लेन करना है। रीज़न मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि जो स्क्रू गेज होता है मेजर विद हायर प्रेसिजन, यानी कि स्क्रू गेज की प्रेसिजन हायर होती है क्योंकि उसका लीस्ट काउंट कम होता है, एंड यूजेज अ रैचिड स्टॉप मैकेनिज्म टू अप्लाई यूनिफॉर्म प्रेशर ऑन द ग्लास प्लेट। स्क्रू गेज जो है वो रैचिड स्टॉप मैकेनिज्म यूज़ करता है। आप देखें, स्क्रू गेज को हम लोग जब ऐसे ऐसे करके टाइट करते हैं तो हमारे पास 2 क्लिक की आवाज़ आती है। इसका मतलब ये होता है कि जो स्क्रू गेज है वो टाइटली क्लोज हो गया है, तो उसको हम लोग कहते हैं रैचिड स्टॉप मैकेनिज्म। और वो रैचिड स्टॉप मैकेनिज्म जो है वो ग्लास प्लेट पर यूनिफॉर्म प्रेशर अप्लाई करता है। स्क्रू गेज आप लोगों ने देखा है कि स्क्रू गेज के ये हम लोग स्क्रू गेज बनाते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास एक स्क्रू गेज है, ठीक है। ये हमारे पास जो स्क्रू गेज है यहाँ से अब हम लोग जब इसको हेड से टाइट करते रहते हैं तो ये हमारे पास जो एनुअल होता है, ये हमारे पास थिम्बल होता है।
तो एनुअल्स और स्पिंडल होता है, सॉरी, तो एनुअल और स्पिंडल के दरमियान में अगर हम लोगों ने ग्लास प्लेट रख दी है तो वो एनुअल स्पिंडल ग्लास प्लेट को टाइट कर देते हैं। तो जब स्क्रू गेज ज़्यादा टाइट हो जाता है तो वो क्लिक की आवाज़ देता है, तो हम लोग फिर उसकी टाइटनेस को रोक देते हैं। तो इस तरह जो इस मैकेनिज्म को हम लोग बोलते हैं रैचिट स्टॉप मैकेनिज़्म। तो जो ये रैचिट स्टॉप मैकेनिज़्म होते हैं वो ग्लास एनुअल और स्पिंडल के दरमियान रखी गई ग्लास प्लेट पर जो है वो यूनिफॉर्म प्रेशर अप्लाई करते हैं, और इस वजह से जो ह्यूमन एरर होती है वो रिड्यूस हो जाती है। अब वर्नियर कैलिपर के केस में क्या होता है कि वर्नियर कैलिपर को हम लोग क्लोज करते रहते हैं, वर्नियर कैलिपर्स के जार्स को टाइट करते रहते हैं, लेकिन वो वर्नियर कैलिपर हमें कोई भी सिग्नल या साइन नहीं देता जिसकी वजह से हमें पता चल जाए कि जो वर्नियर कैलिपर है उसके जार्स जो है हमें टाइटली क्लोज हो चुके हैं। इसलिए वर्नियर कैलिपर में जो एरर होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। तो एज वर्नियर कैलिपर हैज़ लोअर प्रेसियन, वर्नियर कैलिपर की जो प्रेसियन होती है वो लोअर होती है क्योंकि इसका लीस्ट काउंट ज़्यादा होता है स्क्रू गेज से। इसका लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर होता है एज कम्पेयर टू स्क्रू गेज, एंड रिलाइज ऑन मैनुअल अलाइनमेंट, और ये मैनुअल अलाइनमेंट पर रिलाइज करती है। अब देखें हमारे पास ये एक जाज है वर्नियर कैलिपर का, ठीक है, और दूसरा ये है हमारे पास वर्नियर कैलिपर का, ठीक है। तो जब हम लोग ये जार्स क्लोज करते हैं वर्नियर कैलिपर के स्केल के, तो ये इस जार्स को क्लोज करते वक्त हमें कोई भी क्लिक की आवाज़ नहीं आती जिससे हमें पता चल जाए कि ये जार्स टाइटली क्लोज हो गए हैं। तो इसलिए जो स्क्रू गेज होता है वो तो मैनुअल अलाइनमेंट पे रिलाई करता है, लेकिन ये जो वर्नियर कैलिपर होता है वो मैनुअल अलाइनमेंट पे जो है वो रिलाई नहीं करता, यानी कि मैनुअल अलाइनमेंट पे डिपेंड नहीं करता, विच में इंट्रोड्यूस स्लाइट एरर, जो जिसकी वजह से जो है हमारे पास वर्नियर कैलिपर में स्लाइट एरर आ जाती है, और वो एरर स्क्रू गेज की एरर से ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसीलिए अब देखिए हमारे पास एक ग्लास प्लेट है, हम लोगों ने उसको मेजर करना है। हमारे पास अगर हम लोगों ने स्क्रू गेज से एक ग्लास प्लेट की थिकनेस मेजर की है तो वो हमारे पास 1.23 मिलीमीटर आएगी, जो कि ज़्यादा प्रिसाइज है क्योंकि उसकी मेजरमेंट हमारे पास जो है वो कम है लीस्ट काउंट के हिसाब से। ये लीस्ट काउंट आपको पता है कि स्क्रू गेज का 0.01 मिलीमीटर है, तो स्क्रू गेज की जो मेजरमेंट आएगी मिलीमीटर में उसमें भी पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट होंगे क्योंकि लीस्ट काउंट में भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं। तो वर्नियर कैलिपर की जो मेजरमेंट है हमारे पास वो 1.2 मिलीमीटर आएगी क्योंकि वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर होता है, तो जो इसलिए उसके पॉइंट्स के बाद भी सिर्फ और सिर्फ एक ही डिजिट आएगा। वर्नियर कैलिपर की जो हमारे पास मेजरमेंट होगी वो लेस प्रिसाइज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1.8 है हमारे पास कि यूज़ द करेक्ट रीडिंग ऑफ द लेंथ ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर, यानी कि हम लोगों ने सॉलिड सिलेंडर की जो लेंथ मेजर करनी है उसकी करेक्ट रीडिंग आनी चाहिए एज शोन इन दी फिगर, जैसा कि हमें फिगर में शो करवाया गया है। अगर वर्नियर स्केल में जो एरर है वो पॉजिटिव 0.02 सेंटीमीटर हो तो हमारे पास जो लेंथ है सॉलिड सिलेंडर की उसकी रीडिंग कितनी होगी। सॉलिड सिलेंडर की जो करेक्ट लेंथ निकालने के लिए विद एरर 0.02 सेंटीमीटर हम लोगों को रीडिंग्स नोट करनी होगी, मेन स्केल की रीडिंग और वर्नियर स्केल की रीडिंग। मेन स्केल की रीडिंग देखें हमारे पास कि मेन स्केल की कौन सी रीडिंग वर्नियर स्केल के 0 से कोइंसाइड कर रही है, तो ये 2 है, 2.3, 2.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 एंड 2.7। तो ये जो 2.6 की जो हमारे पास मेन स्केल की रीडिंग 2.6 जो है वो वर्नियर स्केल के साथ अलाइन कर रही है, वर्नियर के स्केल के साथ कोइंसाइड कर रही है, तो हमारे पास जो मेन स्केल की रीडिंग होगी वो हमारे पास 2.6 होगी। वर्नियर स्केल की रीडिंग कैसे निकालते हैं? वर्नियर स्केल की रीडिंग हम लोग इस तरह निकालते हैं कि वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन मेन स्केल की लाइन के साथ कम्प्लीटली कोइंसाइड कर रही है। अब देखिए ये 0 है, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये जो 9 वाली लाइन है वर्नियर स्केल की वो मेन स्केल के साथ कम्प्लीटली कोइंसाइड कर रही है, तो जो वर्नियर स्केल की रीडिंग होगी हमारे पास वो 9 होगी। मेन स्केल की रीडिंग हमारे
हमारे पास 2.6 सेंटीमीटर होगी। वर्नियर स्केल की रीडिंग हमारे पास 9 होगी। जो आपको पता है कि जो वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट होता है जब हम लोग उसको सेंटीमीटर में लिखते हैं तो 0.01 सेंटीमीटर होता है। जो सॉलिड सिलेंडर है उसकी करेक्ट लेंथ को निकालने से पहले हम लोग ऑब्जर्व रीडिंग निकालेंगे, फिर ऑब्जर्व रीडिंग, फिर हम लोग जीरो एरर देखेंगे। जीरो एरर अगर पॉजिटिव है तो उसको ऑब्जर्व रीडिंग से माइनस कर देंगे, अगर जीरो एरर नेगेटिव है तो उसको ऑब्जर्व रीडिंग में ऐड कर देंगे। इस तरह हमारे पास जो सॉलिड सिलेंडर है उसकी करेक्ट लेंथ आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास ऑब्जर्व रीडिंग का फार्मूला होता है कि मेन स्केल की जो रीडिंग है उसको वर्नियर स्केल की रीडिंग और लीस्ट काउंट के प्रोडक्ट के साथ हम लोग प्लस करवा देते हैं। वर्नियर स्केल मेन स्केल की रीडिंग है 2.6 सेंटीमीटर और वर्नियर स्केल की रीडिंग हमारे पास 9 और लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का है हमारे पास 0.01 सेंटीमीटर। हम लोगों ने 9 को 0.01 सेंटीमीटर से जब मल्टीप्लाई करवाया तो 0.09 सेंटीमीटर हमारे पास रीडिंग आ गई। और जो मेन स्केल की रीडिंग है वो 2.6 सेंटीमीटर है। तब जब ये दोनों रीडिंग्स जो हैं प्लस होंगी तो हमारे पास जो ऑब्जर्व रीडिंग होगी वो 2.69 सेंटीमीटर है। जीरो एरर जो हमें दी गई है वो होती है पॉजिटिव, तो इसलिए ये जीरो एरर ऑब्जर्व रीडिंग से माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास फिर करेक्ट लेंथ आ जाएगी, क्योंकि करेक्ट लेंथ का जो फार्मूला है जीरो एरर इज पॉजिटिव, सो करेक्ट लेंथ इज जीरो करेक्शन इज नेगेटिव, जीरो करेक्शन नेगेटिव होगी। क्योंकि करेक्ट लेंथ हम लोगों ने निकालना, तो करेक्ट लेंथ का फार्मूला है हमारे पास इज इक्वल टू करेक्ट लेंथ इज इक्वल टू ऑब्जर्व रीडिंग नेगेटिव जीरो एरर। तो ऑब्जर्व रीडिंग हमारे पास 2.69 सेंटीमीटर आई है और जो हमारे पास जीरो एरर है वो उसको हम पॉजिटिव में है, तो इस वजह से वो ऑब्जर्व रीडिंग से माइनस होगी। तो 0.0 सेंटीमीटर को हम लोगों ने माइनस कर दिया, तो करेक्ट लेंथ हमारे पास 2.67 सेंटीमीटर आ गई। तो इज द करेक्ट लेंथ ऑफ द सॉलिड सिलेंडर हमारे पास 2.67 सेंटीमीटर आ गई। यही चीज़ हम लोग को इसकी आंसर में लिख देंगे, जिसकी हम लोग शुरू पे हेडिंग लिखते हैं, बाद में हम लोग एक्सप्लेनेशन की हेडिंग लिखते हैं। फिर हम लोगों ने जो शुरू में आंसर की हेडिंग दी थी, बाद में हम लोगों ने इसका एक्सप्लेन किया। तो जो करेक्ट रीडिंग होगी ऑफ द लेंथ ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर वो है हमारे पास 2.67 सेंटीमीटर, जो कि हम लोगों ने मेजर की है। 1.9 है हमारे पास, देयर आर 50 डिवीजन्स ऑफ ऑन अ सर्कुलर स्केल ऑफ अ स्क्रू गेज। की स्क्रू गेज की जो सर्कुलर स्केल है हमारे पास उस पर 50 डिवीजन्स हैं। ठीक है, इफ़ द हेड ऑफ अ स्क्रू गेज, यानी कि हेड हमारे पास जो स्क्रू गेज है इज गिवन 10 रेवोल्यूशन, हम उसको 10 रेवोल्यूशन देते हैं। देन स्पिंडल एडवांसेस बाय 5 मिलीमीटर, तो स्पिंडल जो है वो 5 मिलीमीटर एडवांस होता है। 5 मिलीमीटर एडवांस का मतलब ये होता है कि वो 5 मिलीमीटर जो है वो इस साइड पर मूव करता है। अब देखें, हमारे पास जो थिम्बल होता है या हेड होता है वो स्पिंडल को कंट्रोल करता है, या तो वो आगे को लेकर जाता है स्पिंडल को या पीछे को। तो जब हम लोग हेड है स्क्रू गेज का उसको 10 रेवोल्यूशंस देंगे तो जो स्पिंडल होगा एडवांसेस बाय 5 मिलीमीटर, वो 5 मिलीमीटर इस साइड पे जाएगा, राइट साइड पे। तो देयर इज आल्सो जीरो एरर एंड सेकेंड डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल कोइंसाइड विद दी डेटम लाइन, यानी कि सर्कुलर स्केल की जो सेकंड डिवीजन है वो डेटम लाइन के साथ कोइंसाइड कर रही है। इस वजह से जो जीरो है सर्कुलर स्केल का इज बिलो द डेटम लाइन, जो सर्कुलर स्केल का जीरो है वो डेटम लाइन के बिलो है। ठीक है, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब की जो थिकनेस है वो क्या होगी, एज मेड बाय द डिस्क्राइब्ड स्क्रू गेज शोन इन फिगर। हमारे पास स्क्रू गेज का जो फिगर शो करवाया गया है बुक में, उसके हिसाब से जो ग्लास स्लैब है उसकी थिकनेस को हम लोगों ने मेजर करना है। फिगर 1.9 का जो हमें स्क्रू गेज का फिगर शो करवाया गया, अब देखेंगे उसमें हम लोगों ने मेन स्केल और सर्कुलर स्केल की जो रीडिंग्स को नोट करना है। मेन स्केल की रीडिंग अब देखें, ये जो हमारे पास ऊपर 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड 6 जो है मिलीमीटर जो है वो सर्कुलर मेन स्केल की डिवीजन्स है, और ये जो हमारे पास छोटी लाइन है वो 0.5 मिलीमीटर के इक्वल है। तो हमारे पास ये 0 और 1 मिलीमीटर के दरमियान जो ये छोटी सी लाइन उसको कट कर रही है वो 0.5 मिलीमीटर के इक्वल है। तो जो अब देखेंगे जो मेन स्केल की रीडिंग 6.5 है वो हमारे पास सर्कुलर स्केल को कोइंसाइड कर रही है। तो जो हमारे पास मेन स्केल की रीडिंग होगी वो हमारे पास होगी 6.5 मिलीमीटर। अब सर्कुलर स्केल की रीडिंग हम लोग कैसे नोट करते हैं कि डेटम लाइन किस लाइन के साथ कोइंसाइड कर रही है। अब देखिए 20 है, 25 है, 26 एंड 27, तो जो डेटम लाइन है वो 27th लाइन सर्कुलर स्केल की 27th लाइन को साथ कोइंसाइड कर रही है। डेटम लाइन हम लोग इस दरमियान वाली लाइन को बोलते हैं। तो हमारे पास जो सर्कुलर स्केल की रीडिंग होगी वो 27th मिलीमीटर होगी। ये जो सर्कुलर स्केल का जीरो है डेटम लाइन से नीचे है,
मेन स्केल की डेटम लाइन से नीचे है, तो जो हमारे पास एरर होगी यानी कि ज़ीरो एरर होगी वो हमारे पास पॉजिटिव होगी। अब देखें कि हमें बताया गया है कि जो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन है सर्कुलर स्केल पर, स्टेटमेंट में हमें बताया गया है कि जो स्क्रू गेज के है हमारे पास, उसके सर्कुलर स्केल पर जो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन है वो 50 हैं। पिच हम और जो हमारे पास जो हम लोगों ने जो उसके थिम्बल को जो रेवोल्यूशंस दी हैं वो 10 हैं। तो जो हम लोगों ने जब पिच निकालनी होती है स्क्रू गेज की, वो हमारे पास किसकी इक्वल होती है? पिच हमारे पास होती है जो हम लोगों ने थिम्बल को रेवोल्यूशंस जो दी हैं, और हमारे पास जितना एडवांस हुआ है उसको हमारे पास 5 मिलीमीटर स्पिंडल जो है वो एडवांस हुआ है जब हम लोगों ने थिम्बल को 10 रेवोल्यूशंस दी हैं, यानी कि हेड को 10 रेवोल्यूशंस दी हैं, तो 5 मिलीमीटर जो है वो हमारे पास स्पिंडल जो है वो एडवांस हुआ है। तो इस वजह से हम लोग को जब पिच निकालनी है स्क्रू गेज की तो 5 मिलीमीटर ओवर 10 लिखना है, जो कि हमारे पास जो पिच होगी फिर स्क्रू गेज की वो 0.5 मिलीमीटर होगी। तो हमारे पास जो स्क्रू गेज का लीस्ट अकाउंट हम लोग कैसे निकालते हैं? पिच ऑफ स्क्रू गेज की जो पिच है वो हमारे पास 0.5 मिलीमीटर है, और जो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन है हमारे पास सर्कुलर स्केल पर वो हमारे पास 50 है। तो हमारे पास हम लोग जब टोटल नंबर ऑफ डिवीजन को नीचे रखेंगे और पिच ऑफ द स्क्रू गेज जो कि हमारे पास 0.5 मिलीमीटर आई है, जो कि हम लोगों ने जो स्पिंडल के एडवांस को यानी कि 5 मिलीमीटर को और जो जितनी रेवोल्यूशंस दी हैं थिम्बल को यानी कि हेड को 10 को डिवाइड करवा के निकाली है पिच, जो कि हमारे पास 0.5 आ गई। फिर हम लोगों ने पिच ऑफ द स्क्रू गेज को टोटल नंबर ऑफ डिवीजन और सर्कुलर स्केल पर डिवाइड किया, तो हमारे पास जो लीस्ट काउंट आ गया स्क्रू गेज का 0.01 मिलीमीटर। ठीक है, अब हम लोगों ने देखना क्या है यानी कि निकालना क्या है? स्लैब की हम लोगों ने थिकनेस निकालनी है। तो ग्लास स्लैब की हम लोगों ने थिकनेस निकालने के लिए अब देखें हम कैसे उसकी थिकनेस निकालेंगे कि हमें मेन स्केल की रीडिंग हम लोगों ने देख ली है बुक से कि वो 6.5 मिलीमीटर है, और सर्कुलर स्केल की रीडिंग हमारे पास 27 है। तो हम लोग पहले उसकी ऑब्जर्व रीडिंग निकालेंगे, फिर जो ऑब्जर्व रीडिंग होगी उसको ज़ीरो एरर से जो है हमारे पास अगर ज़ीरो एरर पॉजिटिव होगी तो ऑब्जर्व रीडिंग को उससे माइनस करवा देंगे ताकि हम लोग ग्लास स्लैब की थिकनेस निकाल लें। अगर ऑब्जर्व ज़ीरो एरर हमारे पास नेगेटिव में है तो उसको ऑब्जर्व रीडिंग में प्लस करवा देंगे ताकि हमारे पास ग्लास स्लैब की थिकनेस आ जाए। तो ऑब्जर्व रीडिंग हमारे पास किसकी इक्वल होती है कि उसका फार्मूला क्या है कि जो मेन स्केल की रीडिंग है हमारे पास उसको हम लोग प्लस करवा देते हैं सर्कुलर स्केल की रीडिंग के साथ और लीस्ट काउंट के प्रोडक्ट के साथ, यानी कि पहले सर्कुलर स्केल की रीडिंग और लीस्ट काउंट को हम लोग मल्टीप्लाई करवाते हैं, फिर हमारे पास मेन स्केल की रीडिंग के साथ उसको प्लस करवा देते हैं। स्केल की रीडिंग है हमारे पास 6.5 मिलीमीटर, और फिर हमारे पास जो सर्कुलर स्केल की रीडिंग है वो 27, और जो हमारे पास लीस्ट काउंट है स्क्रू गेज का 0.01 मिलीमीटर है। हम लोगों ने उनको मल्टीप्लाई करवाया, तो मल्टीप्लाई करवाने के बाद 0.27 को हम लोगों ने जो है मेन स्केल की रीडिंग के साथ प्लस करवा दिया, तो हमारे पास 6.7 मिलीमीटर आ गई। तो अब देखें कि हमें जो सेकेंड डिवीजन है सर्कुलर स्केल की वो कोइंसाइड कर रही है विद द डेटम, तो ज़ीरो सर्कुलर स्केल विद यानी कि सर्कुलर स्केल के ज़ीरो के साथ कोइंसाइड करती है। इस बिलो द डेटम लाइन, और ज़ीरो जो है वो डेटम लाइन के साथ डेटम लाइन के नीचे है, इसलिए हमारे पास जो ज़ीरो एरर होगी वो पॉजिटिव होगी। अब देखें जो सेकंड डिवीजन है सर्कुलर स्केल की वो कोइंसाइड करती है डेटम के साथ। तो सेकंड लीस्ट उसका ज़ीरो एरर हम लोग कैसे निकालेंगे कि ज़ीरो एरर को हम लोग लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करवा देंगे, जो कि हमारे पास 0.02 मिलीमीटर आ गई। तो ये जो हमारे पास ज़ीरो है वो सर्कुलर स्केल की यानी कि डेटम लाइन के नीचे है, तो हमारे पास इसलिए ज़ीरो एरर पॉजिटिव होगी। सिंस ज़ीरो एरर पॉजिटिव एंड ज़ीरो करेक्शन हमारे पास नेगेटिव होगी, तो हमारे पास जो करेक्टेड थिकनेस है उसका फार्मूला तो यही होता है कि ऑब्जर्व रीडिंग को हम लोग ज़ीरो एरर से माइनस करवा देंगे क्योंकि ज़ीरो एरर पॉजिटिव आ रही है। ठीक है, तो ऑब्जर्व रीडिंग हमारे पास 6.7 मिलीमीटर आई थी, हमारे पास जो ज़ीरो एरर है वो 0.02 मिलीमीटर है। तो हमारे पास जो थिकनेस होगी ग्लास स्लैब की वो हमारे पास 6.75 मिलीमीटर आ गई। तो हमारे पास जो ग्लास स्लैब की जो करेक्ट थिकनेस है वो हमारे पास 6.75 मिलीमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1.10 जो कि है कि व्हाट इज मीट बाय डायमेंशनलेस क्वांटिटी, यानी कि डायमेंशनलेस क्वांटिटी से क्या मुराद है, गिव वन एग्जांपल। आपको पता है कि डायमेंशनलेस क्वांटिटी वो होती है जिनकी कोई डायमेंशन नहीं होती,
तो बहुत सी क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जिनकी डायमेंशंस नहीं होती, और डायमेंशंस हम लोग उनके फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। तो जैसे कि हमारे पास जो कोई भी न्यूमेरिकल फैक्टर है, काइनेटिक एनर्जी में हम लोगों ने पढ़ा था कि 1/2 mv² काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है जी। और इसमें जो हमारे पास 1/2 न्यूमेरिकल फैक्टर है, ये डायमेंशन लेस है, इसलिए एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला हमारे पास चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर चेंज इन टाइम होता है। तो जो थीटा की डायमेंशन नहीं होती, तो थीटा हमारे पास डायमेंशन लेस है। इसी तरह उन्होंने कहा है कि डायमेंशन लेस क्वांटिटी से क्या मुराद है, और इसकी एक एग्जांपल दें। हम लोगों ने उस क्वेश्चन का आंसर लिखा। आंसर में हम लोगों ने क्या लिखा, डायमेंशनलेस क्वांटिटी क्या होती है। डायमेंशनलेस क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। डायमेंशनलेस क्वांटिटीज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी जिनकी डायमेंशंस नहीं होती, दैट हैज़ नॉट फिजिकल डायमेंशन, सो इट्स डायमेंशनल फार्मूला। इसलिए उनका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है कि m0 m⁻0 l⁻0 t⁻0, यहाँ पे 0 = 1 है, यानी कि हमारे पास डायमेंशन को हम ml/t के सीक्वेंस से शो करवाते हैं ना। किसी क्वांटिटी की डायमेंशन m की पावर कुछ होती है, l की पावर कुछ होती है, t की पावर कुछ होती है, लेकिन फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी डायमेंशंस नहीं होती, तो उनमें ml/t की पावर 0 होती है, ठीक है। सच क्वांटिटीज आर प्योर नंबर्स। इसी क्वांटिटीज़ को हम लोग प्योर नंबर्स कहते हैं, जो कि हमारे पास ऑफ्टन रिप्रेजेंट द रेशो ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज़ और मैथमेटिकल फंक्शन, जो कि हमारे पास सिमिलर क्वांटिटीज़ या मैथमेटिकल फंक्शंस की रेशो को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। सबसे पहले एग्जांपल है हमारे पास स्ट्रेन। तो स्ट्रेन, अब देखें, अब स्ट्रेन का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। तो स्ट्रेन की जब हम लोग डायमेंशन निकालें स्ट्रेन की हम लोगों ने जब डायमेंशन निकाली, तो वो इक्वल होगी चेंज इन लेंथ में की डायमेंशन ओवर ओरिजिनल लेंथ की डायमेंशन, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर l की पावर 1 है, यहाँ पर भी l की पावर 1 है, तो जब हम इस l को ऊपर लेकर जाएंगे तो -1 बन जाएगा। तो l की पावर 1 फिर -1, तो अब 1 1 0 हो जाएगा, तो l की पावर 0 हो जाएगी। तो जब l की पावर 0 होगी, यानी कि स्ट्रेन जो है वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं है। बस इस बोथ नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ डायमेंशन ऑफ लेंथ l, यानी कि नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों की डायमेंशन जो है l है। तो जो स्ट्रेन है इस वजह से वो हमारे पास डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। एग्जाम्पल है डायमेंशनलेस क्वांटिटी की। एग्जाम्पल्स आप हमेशा 2 किया करें, क्योंकि एग्जाम्स में अगर आप एक एग्जाम्पल भूल जाएं तो आप लोग दूसरी एग्जाम्पल याद आ जाए, आपको आ जाती है याद इल्हामी तौर पर, अगर आप लोगों ने की हो अच्छे तरीके से। अगर एक एग्जाम्पल भूल जाए तो दूसरी एग्जाम्पल आपको याद आ जाती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज डिफाइंड एज, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट ऑफ वैक्यूम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का उसको डिफाइन भी हम लोग उसके फॉर्मूला के थ्रू करते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट ऑफ वैक्यूम ओवर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब देखें, स्पीड हमारे पास किसकी इक्वल होती है, मीटर पर सेकेंड, और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम का फार्मूला भी वही है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम का फार्मूला भी वही है। स्पीड ऑफ लाइट ऑफ वैक्यूम को हम लोग c से रिप्रेजेंट करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम को हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्पीड ऑफ लाइट का ऊपर भी फार्मूला वही है, मीटर पर सेकेंड ओवर मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हमारे पास जो मीटर को हम लोग देखते हैं कैपिटल L से शो करवाते हैं। टाइम की डायमेंशन हमारे पास कैपिटल T होती है। सेकंड की पावर यहाँ पर -1 है, तो T की पावर -1 होगी। तो हमारे पास सेम वही डायमेंशन हमारे पास जो स्पीड की होगी वो नीचे भी होगी, -1। अब देखें, यहाँ पर जो l की पावर यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ये l जब ऊपर जाएगा तो l की पावर 1 -1 होगी, और t की पावर यहाँ पर -1 है, जब ये -1 ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा। तो l की पावर भी 0, t की पावर भी 0, तो हमारे पास l की पावर भी 0, t की पावर भी 0। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी बन जाएगा, डायमेंशनलेस क्वांटिटी जो है वो साबित हो जाएगा, ठीक है। सिंस बोथ c and v have the same dimensionality -1, so the refractive index is a dimensionless quantity। जो क्वेश्चन है हमारे पास 1.11, वो है हमारे पास एक स्टूडेंट है, वो स्क्रू गेज को यूज़ करता है ताकि वो पेपर की जो शीट है उसकी थिकनेस को डिटरमाइन कर सके। अगर हमारे पास एक स्टूडेंट जो है वो पेपर को 3 दफ़ा फोल्ड करता है, और जो उसकी टोटल थिकनेस होती है फोल्डेड शीट की उसको मेजर करना होता है। अब देखें, इसमें कोई ज़ीरो एरर नहीं है स्क्रू गेज में। तो जो रीडिंग होगी स्क्रू गेज की, जो कि हमें फिगर में शो की गई है, तो हम लोगों ने बुक में जो फिगर है उसमें शो की गई है, तो हम लोगों ने थिकनेस फाइंड करनी है शीट की। हमारे पास पेपर है, हम लोगों ने पहले इसको ऐसे फोल्ड किया, ठीक है।
तो इसको ऐसे फोल्ड करने की वजह से हमारे पास 2 लेयर्स बन गई। फिर हम लोगों ने उसको यहाँ पर उसने कहा है कि स्टूडेंट ने 3 दफ़ा पेपर को फोल्ड किया है। हम लोगों ने पहले उसको ऐसे फोल्ड किया तो हमारे पास इस पेपर की 2 लेयर बन गई, 1 और 2। फिर हम लोगों ने जब उसको दोबारा से ऐसे फोल्ड किया तो हमारे पास इस पेपर की जो लेयर्स हैं वो 3 बन गई, यानी कि 1 2 3 और 4। फिर हमारे पास जब हम लोगों ने तीसरी दफ़ा फोल्ड किया ऐसे तो हमारे पास जो पेपर की लेयर्स थी वो 8 बन गई, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो 8 लेयर्स हमारे पास बन गई। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे कि हम लोगों ने जो पेपर था उसको हम 2 की पावर 3 लिखेंगे और जो हमारे पास 8 लेयर्स की इक्वल आई, यानी कि हम लोगों ने पेपर को फोल्ड किया तो हमारे 3 दफ़ा फोल्ड किया तो हमारे पास इसकी 8 लेयर्स बन गई। अब देखें, दोबारा से देखें, हम लोगों ने पेपर को फोल्ड किया। इस दफ़ा जब हम पहली दफ़ा हम लोगों ने फोल्ड किया तब भी 2 लेयर्स बनी। दूसरी दफ़ा हम लोगों ने फोल्ड किया, दूसरी दफ़ा हम लोगों ने जब फोल्ड किया तो हमारे पास 2 लेयर्स के 2 पार्ट बन गए, यानी कि 4 लेयर्स बन गई। तीसरी दफ़ा हम लोगों ने जब फोल्ड किया तो हमारे पास 2 लेयर्स के 4 पार्ट बन गए, यानी कि ये भी 2 लेयर्स, ये भी 2 लेयर्स, ये भी 2 लेयर्स, ये भी 2 लेयर्स, तो 2 लेयर्स के 4 पार्ट बन गए। तो हमारे पास जो है, इसीलिए यहाँ पर 2 की पावर 3 है, क्योंकि 2 लेयर्स के पार्ट बनते हैं हमारे हर दफ़ा जब भी हम लोग पेपर को फोल्ड करते हैं। अब हम लोगों ने इसकी थिकनेस को फाइंड आउट करना है। जैसे हम लोगों ने उस पेपर की थिकनेस को फाइंड आउट करना है तो हमारे पास जो ये बुक पे फिगर शो करवाया गया है स्क्रू गेज का, उस 3 टाइम्स फोल्डेड पेपर की थिकनेस को फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने उसके मेन स्केल और वर्नियर स्केल की रीडिंग को जो है वो निकालना है। फिर हम लोगों ने उसकी ऑब्जर्व रीडिंग निकालनी है। तो जो हमारे पास मेन स्केल की रीडिंग है, अब देखें ये 0 और 1 मिलीमीटर है और ये जो छोटी लाइन हम इस दफ़ा ऊपर दी गई है जो कि 0.5 मिलीमीटर को शो करती है। तो जो हमारे पास मेन स्केल की रीडिंग है वो 1 मिलीमीटर आ गई। ठीक है, मेन स्केल की रीडिंग हमारे पास 1 मिलीमीटर आ गई। तो हमारे पास जो हम लोगों ने सर्कुलर स्केल की रीडिंग निकालनी है। अब देखेंगे जो डेटम लाइन किस लाइन के साथ कोइंसाइड कर रही है, तो ये 25 एंड 26। तो जो डेटम लाइन है हमारे पास 26 लाइन सर्कुलर स्केल की 26 लाइन को शो कर रही है। तो जो सर्कुलर स्केल की रीडिंग आ गई है वो हमारे पास 26 आ गई सर्कुलर स्केल की रीडिंग। तो हमारे पास जो स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट है वो आपको पता है कि 0.01 मिलीमीटर होता है। अब हम लोगों ने ऑब्जर्व रीडिंग निकालनी है। ऑब्जर्व रीडिंग हमारे पास आपको पता है कि मेन स्केल की रीडिंग को जब हम लोग प्लस करवा देते हैं सर्कुलर स्केल की रीडिंग और लीस्ट काउंट के प्रोडक्ट के साथ, अब देखिए सर्कुलर स्केल की रीडिंग हमारे पास 26 है और लीस्ट काउंट हमारे पास 0.01 मिलीमीटर है। तो जो हम लोगों ने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया तो 0.266 मिलीमीटर हमारे पास जो है आ गया, जिसको हम लोगों ने मेन स्केल के साथ प्लस करवाया, मेन स्केल की रीडिंग के साथ प्लस करवाया। तो हमारे पास जो मेजरमेंट आई 1.26 मिलीमीटर है। अब देखिए इसमें कोई ज़ीरो एरर नहीं है। स्टेटमेंट में हमें बताया गया है कि देयर इज़ नो एरर इन द स्क्रू गेज सो द टोटल थिकनेस ऑफ द पेपर। हम लोगों ने पेपर को जो टोटल थिकनेस है 3 टाइम्स की वो हम लोगों ने 1.26 मिलीमीटर मेजर की है। अब एक पेपर की एक थिकनेस कितनी होगी, एक फोल्ड की थिकनेस कितनी होगी, यानी कि जब हम लोगों ने, हमारे पास ये एक पेपर है, जब हम लोगों ने इसको फर्स्ट टाइम ऐसे फोल्ड किया तो इसकी ये एक फोल्ड 1 टाइम फोल्डेड होगी, फिर ये सेकंड टाइम फोल्डेड, फिर ये थर्ड टाइम फोल्डेड। तो इसके 1 टाइम फोल्डेड पेपर की थिकनेस कितनी होगी अगर हमारे पास 3 टाइम फोल्डेड पेपर की थिकनेस 1.26 मिलीमीटर होगी। 1 टाइम फोल्डेड पेपर की थिकनेस कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ लेयर्स हमारे पास कितनी है, फोल्डेड पेपर 3 टाइम्स क्रिएट, हम लोगों ने 3 टाइम पेपर को 3 टाइम जो है फोल्ड किया तो हमारे पास जो नंबर ऑफ लेयर्स हैं वो 8 आ गई। मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, क्योंकि बताया था इस क्वेश्चन के स्टार्ट पे कि जब हम लोग पहली दफ़ा पेपर को फोल्ड करते हैं तो वो 2 लेयर का एक सेट बनता है, दूसरी दफ़ा फोल्ड करते हैं तो 2 लेयर्स के 2 सेट बन जाते हैं, तीसरी दफ़ा जब फोल्ड करते हैं तो 2 लेयर के 4 सेट बन जाते हैं। यहाँ इसलिए हम लोग 2 की पावर 3 लिखेंगे
जो कि 8 लेयर्स की इक्वल होती है, क्योंकि टोटल लेयर्स हमारे पास, लेयर्स के 4 सेट हमारे पास 8 लेयर्स के इक्वल हो गए। तो सिंगल शीट की हम लोग थिकनेस कैसे निकालेंगे? थिकनेस ऑफ वन शीट हमारे पास होगा टोटल मेड थिकनेस जो है वो हम लोग उसको डिवाइड करवा देंगे नंबर ऑफ लेयर्स है, तो टोटल मेड थिकनेस हमारे पास यानी कि 8 लेयर की जो टोटल मेड थिकनेस है वो हमारे पास 1.26 मिलीमीटर है, और जो नंबर ऑफ लेयर्स है हमारे पास वो 8 है। इसलिए जो थिकनेस होगी वन शीट की वो हमारे पास, जब हम लोगों ने इसको डिवाइड करवाया तो हमारे पास इतनी आ गई 0.1575 मिलीमीटर। लेकिन हम लोग अब देखेंगे जब भी हम लोग नंबर्स को या फैक्टर्स को डिवाइड करवाते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का भी ख्याल रखते हैं कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है, या कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो फाइनल आंसर में लिखने हैं। अब देखें हम लोगों ने, हमारे पास ये जो दोनों फैक्टर्स हैं हम लोगों ने इनको डिवाइड करवाया, तो इसलिए हम लोग इसके फाइनल आंसर में इसके सिग्निफिकेंट का ख्याल इस तरह रखेंगे कि इन दोनों फैक्टर्स में देखेंगे कि सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। तो या हम लोग इसको रीजनेबल पर्सियन में लिखेंगे राउंडेड ऑफ करके। तो अब देखें रीजनेबल पर्सियन में हम लोगों ने इसको कैसे लिखा, इसको रीजनेबल पर्सियन में लिखेंगे हम लोग। इसके फाइनल आंसर को देखेंगे 5 के बाद अगर हमारे पास डिजिट जो है वो ओड है तो उसमें 1 ऐड कर देते हैं, अगर इवन हो तो उसमें कुछ भी ऐड नहीं करते, वैसे रहने देते हैं। तब देखिए 5 में के बाद जो हमारे पास जो डिजिट आ रहा है वो 7 है, और उसमें जो 7 ओड है इसलिए हम लोग उसमें 1 ऐड कर देंगे। तो जो थिकनेस होगी सिंगल शीट ऑफ पेपर की वो हमारे पास होगी 0.158 मिलीमीटर। हमारे पास क्वेश्चन है 1.12 क्वेश्चन है हमारे पास कि ये हमारे ये 3 नंबर्स दे दिए कि हम लोगों ने पहले इसको प्रॉपर साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है और फिर उनको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखना है। प्रॉपर साइंटिफिक नोटेशन में हम लोग कैसे लिखते हैं कि हम लोग पॉइंट को वहाँ लिखते हैं कि पॉइंट से पहले सिर्फ और सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट हो। तो हम लोगों ने जो पॉइंट को यहाँ से यहाँ मूव करवाया तो ये 0 है, तो फिर इस वजह से हम लोग पॉइंट को एक स्टेप और राइट हैंड साइड पर मूव करा देंगे ताकि पॉइंट से पहले सिर्फ और सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट हो। पॉइंट को हम लोगों ने 2 स्टेप्स राइट हैंड साइड पर मूव कराया, इसलिए 10⁻² आ गई। तो 2.055 हमारे पास जो है वो इसकी साइंटिफिक नोटेशन आई। दूसरा जो हमारे पास फैक्टर है वहाँ पर हम लोग पॉइंट यहाँ पे है, तो हम लोगों ने यहाँ में पॉइंट से पहले 4 से नॉन जीरो डिजिट है, लेकिन हम लोगों ने पॉइंट से पहले सिर्फ और सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट लिखना होता है। तो पॉइंट को हम लोग जब 3 स्टेप जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पर मूव करवा देंगे तो हमारे पास जो 10⁻³ है वो -3 आएगी। तो हमारे पास जो साइंटिफिक नोटेशन होगी वो 4.6565 आएगी। तो अब हम लोग उन्होंने कहा कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक रखे। जब हम लोग इस मेजरमेंट को 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करते हैं तो देखिए ये 5 है, इससे बाद वाला डिजिट भी 5 है, 5 ओड है, तो इसलिए यहाँ पर 1 ऐड हो जाएगा। तो इसके को जब हम लोगों ने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक रखा तो 2.65 मल्टीप्लाई बाई 10⁻² हमारे पास आ गया। तो हमारे पास जब ये दूसरी डिवीजन है हम लोगों ने इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ किया। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करने के बाद हम देखिए ये 5 है, तो इसके बाद वाला डिजिट इवन है इसलिए इसमें कुछ ऐड नहीं होगा 6 में, और 6 के बाद वाला 6 5 से बड़ा है, इसके बाद वाला डिजिट भी 5 है। तो हम 4.66 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ आ गया इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करने के लिए। था हमारे पास वो था 0.022055। हम लोगों ने जब आप लोगों ने आंसर लिखना है पेपर में तो उसको प्रॉपर इस तरह से लिखना है कि द नंबर 0.02055 कैन बी एक्सप्रेस इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में हम लोगों ने इसको इस तरह एक्सप्रेस कर दिया। फिर राउंडिंग ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करके हमारे पास ये चीज़ आई। फिर हमारे पास इसी तरह ये दूसरा नंबर है 4656.5। हम लोगों ने इस नंबर को जब हम साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस किया तो हमारे पास ये इस तरह आ गया, ठीक है, सॉरी ये इस तरह आ गया 4.6565, ठीक है। हम लोगों ने इसको जब 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ किया तो हमारे पास ये चीज़ निकल कर आ गई। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा।